नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के टेस्ट में। आज का टेस्ट प्रगतिवाद पर आधारित है। प्रगतिवाद की क्लासेस जल्द ही ख़त्म हुई हैं, तो आगे बढ़ने से पहले इस पर कुछ प्रश्नों को हल कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रगतिवाद युग की समय सीमा, सर्वमान्य अवधि यानी समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है 1938 से 1943 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी, 1935 से 1951 ईस्वी या 1936 से 1951 ईस्वी। आपको बताना है कि प्रगतिवादी युग की सर्वमान्य अवधि क्या है। सही उत्तर है इसका 1936 से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद की सर्वमान्य अवधि है यानी समय सीमा है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से प्रगतिवादी युग की समाप्ति हो जाती है और वहां से प्रयोगवाद शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने 1942 ईस्वी में सबसे पहले अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया था? अज्ञेय ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने या मुक्तिबोध ने? प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सही उत्तर है मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है, E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन पेरिस में कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में? आशा है आप सभी ने क्लासेस देखी होंगी। सही उत्तर है 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद के किस रूप का उल्लेख किया है? मार्क्सवाद का, समाजवादी, सैनिक रूप या चेतनावादी? मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद के किस रूप का उल्लेख किया है? सही उत्तर है सैनिक रूप का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, 1935 में लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की थी? प्रेमचंद ने, मुल्कराज आनंद ने, सज्जाद जहीर ने या बी वसी दोनों ने? सही उत्तर है इसका बी वसी दोनों ने, यानी मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर दोनों ने मिलकर के भारतीय लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कोलकाता में या कानपुर में? 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही उत्तर है इसका लखनऊ में। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, 1938 के प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, प्रेमचंद ने, अज्ञेय ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? 1938 के प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1938 में दूसरा प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? प्रेमचंद का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या नंद दुलारे वाजपेयी का? आपको बताना है यह कथन किसका है। सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमें प्रगतिवाद के बारे में असत्य कथन को छांटना है। हमें असत्य कथन को छांटना है। पहला ऑप्शन है, राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। मार्क्स के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को ही प्रगतिवाद का आदि प्रवर्तक माना जाता है। कुछ इतिहासकारों में प्रगतिवाद को सामाजिक यथार्थवादी कहा जाता है या प्रगतिवाद में लघु मानव की प्रतिष्ठा हुई है। कौन सा कथन असत्य है प्रगतिवाद के बारे में? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है,
प्रगतिवाद के संदर्भ में किसने घोषित किया कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए? मुक्तिबोध ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या प्रेमचंद ने? किसने घोषित किया था कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद ने। प्रथम अधिवेशन के भाषण में इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील विचारधारा का समर्थक पत्र कौन सा था? मतवाला था, रूपाभ था, हंस था या जागरण था? प्रगतिशील विचारधारा का समर्थक पत्र कौन सा था? सही उत्तर है इसमें रूपाभ। रूपाभ जो था वह प्रगतिशील विचारधारा का समर्थक पत्र था। 1938 ईस्वी में इसके संपादक जो थे वह सुमित्रा नंदन पंत जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है? मार्क्सवाद एवं साम्यवाद का समर्थन, धर्म व ईश्वर में आस्था, कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण या युगानुकूल परिवर्तन एवं नवनिर्माण की उत्कट लालसा? इनमें से कौन सी प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है? सही उत्तर है इसका धर्म व ईश्वर में आस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद के प्रतिनिधि रचनाकार कौन हैं? केदारनाथ सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या रामेश्वर करुड़? प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? नागार्जुन जी हैं प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, प्रगतिवादी रचनाकारों का सही आरोही कालानुक्रम हमें बताना है। ऑप्शन में है नागार्जुन, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन और रांगेय राघव। सबसे पहले समय को देख लेते हैं। बात करें नागार्जुन की तो उनका समय यानी इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में और रांगेय राघव का जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन और रांगेय राघव। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन का जन्म एवं निधन का समय क्या है? 1910 से 1998, 1911 से 1998, 1911 से 1988 या 1910 से 1988? नागार्जुन का जन्म एवं निधन का समय क्या है? सही उत्तर है 1911 से 1998 में। 1911 में इनका जन्म, 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था तरानी, दरभंगा, बिहार में। इनका मूल नाम जो था वो था बैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, नागार्जुन रचनावली के कितने खंड हैं? 5, 6, 7 या 8? नागार्जुन रचनावली के कितने खंड हैं? सही उत्तर है इसका 5 खंड। 2005 में इनकी संपूर्ण रचनावली प्रकाशित हुई थी और इसके 7 खंड थे, 7 खंडों में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की सोमदेव और शोभाकांत द्वारा संपादित कविता कौन सी है? भूमिजा, अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा और सिंदूर तिलांकित भाल? नागार्जुन की सोमदेव और शोभाकांत द्वारा संपादित कविता कौन सी है? सही उत्तर है भूमिजा। भूमिजा का संपादन शोभाकांत द्वारा किया गया था जो कि इनके पुत्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नागार्जुन की लंबी कविता कौन सी है? भूमिजा, अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा है और सिंदूर तिलांकित भाल? सही उत्तर है इसका अकाल और उसके बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागार्जुन का उपनाम कौन सा है? यात्री, बाबा, आधुनिक कबीर या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है इसका उपर्युक्त सभी। इन सभी उपनामों से जाने जाते हैं यह। इनको यात्री भी कहा जाता है, बाबा भी कहा जाता है, आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागार्जुन की रचना नहीं है? तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, रविंद्र के पति और आत्मगंध। इसमें से नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है आपको बताना है।
सही उत्तर है आत्मगंध। यह नागार्जुन की रचना नहीं है, कविता संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नागार्जुन की औपन्यासिक रचना कौन सी है? प्रेत का बयान, कुंभी पाक, इस गुब्बारे की छाया में या काली माई। सही उत्तर है कुंभी पाक। कुंभी पाक इनका उपन्यास है जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, प्रगतिवाद के किस कवि ने इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर उन पर अनेक आरोप लगाकर व्यंग कविताएं लिखी? नागार्जुन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने, त्रिलोचन शास्त्री ने या रांगेय राघव ने? सही उत्तर है इसका नागार्जुन ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तैया नाचे। काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? शिवमंगल सिंह सुमन की, केदारनाथ अग्रवाल की, त्रिलोचन की या नागार्जुन की? यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? यह काव्य पंक्तियाँ हैं नागार्जुन की और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं यह। इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, बदला सत्य अहिंसा बदली लाठी गोली डंडे हैं, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं। यह किसकी पंक्तियां हैं? रामेश्वर करुण की, रांगेय राघव की, नागार्जुन की या त्रिलोचन की? आपको बताना है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर है नागार्जुन की। यह पंक्तियां नागार्जुन की हैं और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, करी श्रम 300 दिन मरत भरत न भूखो पेट, कहाँ कहाँ ते जाइए पटवारी तब भेंट। यह पंक्तियाँ किस प्रगतिवादी रचनाकार की हैं? नागार्जुन की, रांगेय राघव की, रामेश्वर करुण की या त्रिलोचन शास्त्री की? करी श्रम 300 दिन मरत भरत न भूखो पेट, कहाँ कहाँ ते लाइए पटवारी तब भेंट। यह पंक्तियाँ हैं रामेश्वर करुण की। बहुत ही अच्छे रचनाकार हुए हैं प्रगतिवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, सुनियत कुकुर आपके दूध जलेबी खाएं, हम सब मजदूर कृषक हा कुकुरहू सम नाही। यहाँ पर नाही रहेगा और आपको बताना है कि यह पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? सुदर्शन चक्र, चंद्रदेव शर्मा, नागार्जुन या रामेश्वर करुण। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं यह प्रगतिवाद की और आपको बताना है कि यह किसकी पंक्ति है। यह पंक्ति है रामेश्वर करुण की। इनकी प्रमुख रचना जो थी वह करुण सतसई थी जो कि 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें प्रगतिवादी कविताएं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, किसने रामेश्वर करुण को प्रगतिवाद का पहला कवि एवं उनकी रचना करुण सतसई को प्रगतिवाद की पहली रचना माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, मुक्ति बोध ने और मोहन अवस्थी ने? सही उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, चिंगारी और तमसा किसकी रचना है? रामेश्वर करुण की, त्रिलोचन शास्त्री की, शिवमंगल सुमन की या सुदर्शन चक्र की? चिंगारी और तमसा किसकी रचना है? सही उत्तर है रामेश्वर करुण की। रामेश्वर करुण की रचना है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रांगेय राघव की मुक्तक काव्य रचना कौन सी है? मेधावी, राह के दीपक, पिघलते पत्थर या अजेय खंडहर? इसमें से कौन सी रचना रांगेय राघव की मुक्तक काव्य रचना है? हालांकि ये सभी रचनाएं रांगेय राघव की हैं, आपको बताना है इसमें से मुक्तक काव्य रचना कौन सी है। पिघलते पत्थर सही उत्तर हो जाएगा। पिघलते पत्थर 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी मुक्तक काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है, झंकार, ललकार और हुंकार रांगेय राघव की किस रचना के भाग हैं? मेधावी, अजेय खंडहर, पिघलते पत्थर या राह के दीपक? किस रचना से है? झंकार, ललकार और हुंकार यह किसी रचना के भाग हैं तीनों, आपको बताना है वह रचना कौन सी है। सही उत्तर है इसका अजेय खंडहर। इसके 3 भाग हैं, झंकार, ललकार और हुंकार। क्रम भी इनका याद रखिएगा, क्रम है झंकार, ललकार और उसके बाद से हुंकार। 1944 में प्रकाशित हुई थी यह रचना। इसमें स्टालिनग्राद के युद्धों के स्थलों का चित्रण किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात के कितने खंड हैं? यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपको बताना है कि इसके कितने खंड हैं। सही उत्तर है 5 खंड। इसके 5 खंड हैं। 1972 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1972 में, 73 में, 74 में या 75 में? कब मिला था? सही उत्तर है इसका 1974 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना जो कि 3 भागों में है, जीवनी है, इसके लिए रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1969 में, 70 में, 1971 में या 1972 में? सही उत्तर है इसका 1970 में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म एवं निधन का समय कौन सा है? 1911 से सन 2000, 1907 से 2000, 1910 से 2000 या 1912 से 2000? केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ था सन 1911 ईस्वी में और इनका निधन हो गया था सन 2000 ईस्वी में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है? मैं और तुम, आग का आईना, पंख और पतवार, जमुन जल तुम। कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? सही उत्तर है मैं और तुम। यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? गुल मेहंदी के लिए, जो सिलाए तोड़ते हैं इसके लिए, या कहे केदार खरी खरी इसके लिए, या अपूर्वा के लिए? किस रचना के लिए इन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सही उत्तर है अपूर्वा के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है, शब्द, चैती, जीने की कला किसकी रचनाएं हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, रांगेय राघव, रामेश्वर करुड़ या त्रिलोचन शास्त्री? शब्द, चैती, जीने की कला आदि किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है त्रिलोचन शास्त्री। ये त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं हैं। त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं कमेंट में अन्य रचनाएं भी बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में सोनेट छंद की स्थापना करने वाले कवि कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, शिवमंगल सिंह सुमन या रांगेय राघव? हिंदी में सोनेट छंद की स्थापना करने वाले कवि कौन हैं? इसका सही उत्तर है त्रिलोचन शास्त्री। इन्होंने हिंदी में सोनेट छंद की स्थापना की थी और सोनेट छंद में रचित इनकी प्रमुख रचना जो है वह है दिगंत। इसको भी ध्यान दीजिएगा, इनकी जो दिगंत रचना है वह सोनेट छंद में रचित प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है, प्रकृति चित्रण के कारण किस रचनाकार को छायावादोत्तर कविता का पंत कहा जाता है? त्रिलोचन शास्त्री को, डॉक्टर महेंद्र भटनागर को, केदारनाथ अग्रवाल को या रांगेय राघव को? प्रकृति चित्रण के कारण इस रचनाकार को छायावादोत्तर कविता का पंत कहा जाता है और वे हैं केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। आगे भी एक और प्रैक्टिस सेट होगा प्रगतिवाद के लिए। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को सही आरोही कालानुक्रम में लगाना है हमें, और रचनाएं हैं नींद के बादल, लोक और अलोक, आग का आईना और अपूर्वा। आपको इन्हें क्रम से लगाना है। नींद के बादल 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लोक और अलोक 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आग जो है 1970 ईस्वी में, आग का आईना जो है 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अपूर्वा जो है 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से इसका क्रम जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नींद के बादल, लोक और अलोक, आग का आईना और अपूर्वा, इस तरह से इसका क्रम सही हो जाएगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही देखेंगे। मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस सेट में, अगली क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई मन से कीजिए, मेहनत से कीजिए। धन्यवाद।